नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं भाऊ तोरसेकर जी और ओंकार चौधरी जी। इनसे नमस्कार। हम बात करेंगे देश की महत्वपूर्ण समस्याओं पर, बातों पर, इवेंट्स पर। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अवश्य जाएं हमारे धर्मापण मर्चेंडाइज स्टोर पर, जहां पर इस तरह की आपको जैकेट्स इत्यादि मिलेंगी। तो आओ, ये राहुल गांधी तो विदेश में ही रह गए और प्रियंका ने बाजी मार ली, ये क्या हुआ? क्या हुआ मुझे नहीं लगता है, लेकिन जो कुछ मैं देख रहा हूं उस पर अभी मेरा लॉजिक क्लियर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो लोग राहुल गांधी से तंग आ चुके हैं उनको शायद कंसोलिडेट करने की प्रयास में प्रियंका लगती है। जिस ढंग से उस दिन वो चाय पान के लिए गई, सभापति ओम बिरला ने जो चाय पान वगैरह रखा था, उस वक्त हंसी मजाक के साथ राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ बाकी सारे और लोग थे। तो उसने दिखा दिया कि शिष्टाचार से, प्रोटोकॉल से, सभ्यता से भी बात कर सकते हैं, हाउस में अपोज करेंगे और अच्छे संबंध। देखो, एक बात होती है, आपके भी 99 एमपी है, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ ना कुछ काम होता है ना। वो अगर मिनिस्टर के पास जाकर कुछ करके ले तो हो जाएगा ना। अगर आप हमेशा तलवार तान के बैठोगे तो बात तो नहीं होगी। और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है जो कहता है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, तो तलवार तान के तो आप उसके साथ बात नहीं कर सकते, ना काम कर सकते। तो हाउस में अपोज करेंगे, लेकिन बाहर रिश्ते में ढंग से काम कर लेंगे तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का भी काम निकल आएगा। ये दिखाने की कोशिश प्रियंका कर रही है, शायद राहुल की उसको मंजूरी नहीं होगी। लेकिन वो आपको आपको याद होगा कि बार बार रॉबर्ट वाड्रा ट्राई कर रहा है, लेकिन सासू माँ को भरोसा नहीं है कि नाबाद बेटी और दामाद पूरी पार्टी उठाकर हाईजैक करेंगे। इसका डर शायद सासू माँ को है, और इसलिए प्रियंका को कोई बड़ी पोस्ट भी नहीं दी जा रही थी। लेकिन ये सब वायनाड ने गड़बड़ कर दिया, तो वायनाड की हम्म। जगह खाली की गई। तो वो फैमिली के लिए रखी है, इसलिए उसको वहां भेजा गया। वो तो अब हाउस में आप पहुंचे, नहीं तो पिछले समय भी उसे अगर आप नहीं लड़ने वाली थी तो अमेठी से लड़ा सकते थे, लेकिन नहीं लड़े। प्रियंका बायपोल से आई है, जनरल इलेक्शन में नहीं आई है। तो एक बात और, बहुत सारी बातें पता है मुझे कि कैसे प्रियंका अपनी माँ की ब्लैकलिस्ट में है। इसकी आज की नहीं, 2004 के 4 से लेकर बातें मुझे मालूम है, वो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात है कि बेटी पर माँ का भरोसा नहीं है, क्योंकि बेटी शायद माँ से भी ज्यादा अपने हस्बैंड के इशारे पर चलती है। तो शायद ये तीर जो है, ये रॉबर्ट वाड्रा का भी हो सकता है। और एक है, एक और मुद्दा है, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा, उसके बारे में मेरे दिमाग में कुछ आइडिया क्लियर नहीं है। शायद ये भी हो सकता है कि मोदी जी लॉयल अपोजिशन बनाना चाहते हैं। ये हिंट है, ये हिंट मैं दे रहा हूं आपको कि प्रियंका की मदद से मोदी जी संसद में लॉयल अपोजिशन बनाना चाहते हैं। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं। हाँ, जब मेरे सामने और ज्यादा पिक्चर क्लियर होगा तो और ज्यादा साफ साफ बोलूंगा, लेकिन आज नहीं। तो ये प्रियंका का मामला जो ऊपरी ऊपरी हम देख रहे हैं, उतना मैं तो मानता नहीं। क्योंकि हम एक देख रहे हैं कि वो चाय पीते हुए हंसी मजाक में बोल रही है, फिर नितिन गडकरी के ऑफिस में जा रही है, नितिन गडकरी उनको कुछ खिला रहे हैं, जो काम है वो करा के देंगे, अपने ऑफिसर्स को बुला के वगैरह वगैरह। इतना मुझे आसान नहीं लग रहा है, इतना आसान नहीं। अच्छा, एक बात होती है, हम जब एनालिसिस को बैठ जाते हैं ना, तो हम एक तरीके से देखते हैं। दो तीन डायमेंशंस हो सकती है
जहां हमारा ध्यान नहीं है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑब्वियस इज ओवरलुक्ड। हमारे हम सामने चीज होती है, ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो दिखती नहीं है। वैसे ही अगर हमारे दिमाग में पक्का है कि प्रियंका राहुल से अलग है, ये एक नैरेटिव दिमाग में बैठ गया, इसके पीछे और कौन कौन हो सकता है ये दिमाग में आता नहीं। मेरे दिमाग में दो चीजें और आई है, अभी नहीं बोलूंगा, थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाए तो एक हफ्ते भर भी बोलेंगे। लेकिन एक बात है कि जो कुछ हुआ है उससे कांग्रेस में मेरा मानना है कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग खुश हो गए कि भाई हर बार तलवार तान के रहने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार के साथ हाउस में झगड़ा करेंगे, बाहर सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने में मदद हो सकती है। और उसका इनिशिएटिव अगर प्रियंका ले रही है तो प्रियंका की लीडरशिप चाहिए। ये सोच कांग्रेस में ये बीज बोया गया है। ये यही तो नहीं है जो ये संजय राउत कह रहे थे कि 19 तारीख को बहुत बड़ा एक भूचाल आने वाला है? नहीं, उनका भूचाल अस्पताल तक सीमित है। वो उनकी गलत फहमी ये हो गई, संजय राउत की गलत फहमी आपको समझाता हूं। उनको पृथ्वी और पृथ्वीराज इन दोनों शब्दों का फर्क नहीं समझ में आया। उनको लगा पृथ्वी बोल रही है मैं फटने वाला हूं, बोल रहा था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान। अब आपको और एक रेफरेंस दे दूं। अब पृथ्वीराज चौहान जो बोल रहे हैं, मुझे मुझे अजीब लगा। मैं उनको बहुत बुद्धिमान समझता हूँ, मुझे उन्होंने निराश कर दिया। लेकिन और जब बातें जाती, देखो एक पहला इंसान था, उद्धव ठाकरे ने रिजाइन करने के बाद 1 घंटे में उन्होंने कहा था गलती कर दी, गलती कर दी। विधानसभा में जाकर बहुमत हार जाते तो चल जाता, कोर्ट में मामला खड़ा हो सकता था, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया, मामला चौपट हो गया। ये बोलने वाला पहला इंसान पृथ्वीराज था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, ये इतनी बड़ी बड़ी डिंगे मार रहे हैं कि ये एप्स्टीन फाइल आने वाली है और सुब्रमण्यम स्वामी को मिलने वाली है वगैरह वगैरह। अरे भाई 11 साल पहले 2014 में तुम्हारे नाक के नीचे से तुम्हारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार गवर्नर के पास गया और मैं पृथ्वीराज को दिया हुआ एनसीपी का सपोर्ट विड्रॉ करता हूं, ये कहा। उसके बाद 4 घंटों में इनको रिजाइन करना पड़ा था। अपना ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर राज्यपाल से मिलकर सपोर्ट विड्रॉ करने वाला है। इसका जिसको पता नहीं था कि 4 घंटे में मुझे रिजाइन करना पड़ेगा, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। आपके नाक के नीचे से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आपका सपोर्ट निकाल रहा है और आपको पता तक नहीं है। वो मोदी जी ने कोई एक शेर बोला था ना, तुम्हारे पैरों तले जमीन नहीं और तुमको यकीन नहीं। वो है पृथ्वीराज। अब यहाँ एक पुरानी कहानी याद आती है कि पृथ्वी शेषनाग के सर पर है, ये जो कहा जाता है। तो शेषनाग कौन है इनको पता नहीं, और ये पृथ्वीराज है। ओंकार जी क्या कहेंगे ये प्रियंका राहुल? देखिए, ये एक स्ट्रेटेजी है जो हम इस समय देख रहे हैं। और ये स्ट्रेटेजी क्या है? पिछले कुछ दिनों में कुछ बयान आए हैं, उन बयानों पर गौर करने की जरूरत है, तो हमें उत्तर मिल जाएगा। डॉक्टर शकील अहमद जो बिहार को बिलोंग करते हैं और मनमोहन सरकार में मंत्री भी रहे, उन्होंने ठीक उस दिन रिजाइन किया था जिस दिन आखिरी वोट पड़ा था, कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था 11 नवंबर। और उन्होंने अभी कुछ इंटरव्यूज दिए हैं अलग अलग चैनल को। उन्होंने राहुल गांधी पर बहुत बड़ा अटैक किया है। लगभग वही बातें रिपीट की हैं जो गुलाम नबी आजाद ने अपने 7 पेज की चिट्ठी में
आरोप लगाए थे जो सोनिया गांधी को भेजा था उन्होंने कांग्रेस छोड़ते हुए। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की कांग्रेस की राजनीति में या देश की राजनीति में कोई रुचि नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। मध्य प्रदेश का हवाला दिया है उन्होंने, बिहार का भी हवाला दिया है, और उन्होंने कहा है कि बिहार में एक व्यक्ति जो निर्दलीय लड़कर के 10,000 वोट लेकर के आया था, जब कांग्रेस के टिकट पर लड़ा तो उसको केवल 3,500 वोट मिले। बस ये सच मैंने राहुल गांधी के सामने रखा था, और इस सच को रखने के बाद राहुल गांधी ने कभी भी उन्हें बिहार पर बुलाई गई चुनाव की बैठकों में आमंत्रित नहीं किया, दोबारा नहीं बुलाया। जबकि ये कांग्रेस के महासचिव भी रह चुके, केंद्र में मंत्री रह चुके, राज्य में मंत्री रह चुके, और पार्टी के महासचिव रह चुके, सीनियर मोस्ट नेताओं में से। उन्होंने एक और बातचीत से भी काफी समझदार लगते हैं। हाँ, समझदार है। मेरी तो 1 to 1 उनसे काफी मुलाकातें हैं। दूसरे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केवल कांग्रेस में उनसे व्यवहार रख रहे हैं जिनको वो फर्स्ट नेम लेकर के बुला सकते हैं, या तू या तुम कह करके बात कर सकते हैं। जिन्हें उन्हें आप कहना पड़े या जिनके आने पर खड़ा होकर के उनका सम्मान करना पड़े, ऐसे लोगों को वो धकिया करके अपने से दूर कर रहे हैं। इसको आप इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स समझ लीजिए। और कमलनाथ को कमल कहते थे ना। हाँ, वो फोन पर, और जब वो मुख्यमंत्री थे तब कहा था। वो भी बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरा था, क्योंकि कमलनाथ जो है वो संजय गांधी के भी सहयोगी रहे, वो राजीव गांधी के भी रहे, इंदिरा गांधी के भी थे सहयोगी, मतलब करीबी थे ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सहयोगी थे, कार्यकर्ता थे। और बाद में जितने इनकी लीडरशिप रही है, पीवी नरसिम्हा राव से लेकर के मनमोहन सिंह तक, और सीताराम केसरी से लेकर के तमाम लोग, और सोनिया गांधी तक, वो सबके सहयोगी रहे, करीबी रहे। उनको अगर आप चौथी पांचवी पीढ़ी का लड़का आकर के फर्स्ट नाम से बुलाए 10 लोगों के बीच में शेखी बगाड़ने के लिए कि देखो मैं लीडर हूं और मैं कमलनाथ को कमल कह करके बुला सकता हूं, तो ये जो भीतर चल रहा है इस समय कांग्रेस के, ये विस्फोट होगा संजय जी जब असम और केरल के नतीजे आ जाएंगे। देखिए, बिहार में कुछ नहीं मिलेगा ये सबको पता था, बंगाल में कुछ नहीं मिलेगा ये सबको पता है। ले देकर के उम्मीद कहां टिकी हुई है? केरल जहां 10 साल से विजयन मुख्यमंत्री हैं, और असम जहां पहले सोनोवाल मुख्यमंत्री थे, अब हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। इन 2 राज्यों में भी अगर कांग्रेस नहीं आई इस चुनाव में, राहुल गांधी के खिलाफ बगावत हो सकती है। ये एक टेस्ट केस होंगे दोनों स्टेट। तो जो मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रहा था कि एक स्ट्रेटेजी के तहत प्रियंका को आगे किया गया है या उसको इशारा किया गया है, वो इसलिए कि जो पावर सेंटर है वो परिवार के भीतर ही रहे। अगर राहुल गांधी के खिलाफ किसी तरह की कोई बगावत होती है, जिसकी आशंका मैं अभी भी कम मानता हूं, क्योंकि कांग्रेस में इस समय जो लोग बचे हुए हैं वो केवल और केवल इस परिवार के गुलाम बचे हुए हैं, जिनको गर्दन नीची करके ही इनकी सुननी है। ये अच्छा कहे तो, बुरा कहे तो, डांटे तो, प्यार करें तो, पद दे तो, पद ना दे तो। ऐसे बहुत सारे लोग जो गैरतमंद थे वो पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं, या जिनको पहले से पता लग गया कि राहुल गांधी एक ऐसा बैल है जो कभी दूध देगा ही नहीं, वो जा चुके। अब वही बचे हैं जिनको अभी भी उम्मीद है कि बैल दूध देगा किसी दिन। तो अगर कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के खिलाफ कुछ होता है तो ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि पावर सेंटर ये परिवार ही रहे, फिर राहुल गांधी के बजाय प्रियंका वाड्रा उस ग्रुप को भी लीड करे जो संभावित बागी हो सकता है। मेरा ये मानना है। बाबू, धुरंधर देख लिया आपने?
नहीं देखी नहीं, उस पर बोला बहुत हूँ। क्योंकि देखो और एक बात है, और राम मैं गोपाल वर्मा ने क्या कहा, देखा आपने? हाँ, राम गोपाल वर्मा ने क्या कहा? नहीं मैंने नहीं देखा। राम गोपाल वर्मा कह रहे हैं कि साहब ऐसी फिल्म तो बनी ही नहीं आज तक, ये तो क्वांटम जंप है, और अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कभी भी ऐसी नहीं रहेगी। और उसका जवाब आदित्य धर ने कहा कि जब मैं आया था यहाँ एक सूटकेस लेके, तब मेरी ये कल्पना थी, मेरी ये आकांक्षा थी कि कभी मैं राम गोपाल वर्मा के नीचे काम करूंगा, लेकिन अब आज आपने जो कहा है उससे मेरी वो आकांक्षा पूरी हो गई। और दूसरी तरफ बाकी एक आपका एक लिबरल गैंग है, वो बहुत परेशान है, ये क्या हो गया। वारफा कहती है कि इससे खतरा इसलिए ज्यादा है कि ये बहुत अच्छी बनाई हुई फिल्म है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इनको तो देखिए, मैं धुरंधर से जो माहौल बना है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। धुरंधर ने एक माहौल बनाया और आपको उसमें धुरंधर ढूंढना है। तो एक तरीके से मेरे नजरिए से आप देखिए, 84 के बाद 2014 तक किसी भी फॉर्मेशन या किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। तो 2014 में आया वो धुरंधर नहीं था। जो सिंगल पार्टी मेजॉरिटी लेकर आया वो धुरंधर था। वहीं से ये परंपरा शुरू हो गई और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में धनाधन पुरस्कार वापसी शुरू हो गई। वो क्या था? साहित्य अकादमी कर रहे थे, नाट्य अकादमी कर रहे थे। तो हर क्षेत्र में ये हो रहा है। यहाँ यहाँ जो अड़ंगा लगाए बैठे थे, ताशकंद फाइल, कश्मीर फाइल, अरे थिएटर मिलने से मारामारी होती थी, थिएटर नहीं दिए जाते थे। तो इन्होंने तो पूरा ब्लास्ट कर दिया है। कांग्रेस 44 पर आ जाना और रामगोपाल वर्मा से लेकर करण जौहर तक या जो खान मंडली है उनका सरेंडर का मतलब 44 है। फॉर्मूला 44, विक्स फॉर्मूला 44, समझ रहे आप? हाँ, तो वो एक था ना विक्स फॉर्मूला 44, वैसी हालत हो गई है, इनके समझ में नहीं आ रहा है। और ये बात एक नहीं है, अलग अलग बाहुबली है, कांतारा है, जो मराठी हिंदी नहीं थे, बॉलीवुड से बाहर के थे, साउथ के थे, लेकिन जो जिस दिशा में निकल पड़ा है वो हिंदू धुरंधर करके सामने आ रहा है। लोग दौड़ दौड़ कर 3 3 बार एक ही दिन में अगर फिल्म देख रहे हैं तो इनके दिमाग में नहीं आ रहा है क्या है। अब इसमें वोट चोरी कहां से बोलेंगे, टिकट चोरी बोलोगे, थिएटर चोरी बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप? तो धुरंधर का मामला हमें समझना जरूरी है कि लोगों के दिमाग में था। बहुत सारे, मुझे याद है हमारा एक दोस्त था पत्रकार, उसके बाजू में एक उर्दू पत्रकार रहता था, उर्दू स्कॉलर था। वो शतरंज के खिलाड़ी फिल्म के डायलॉग लिखने में उसकी मदद हुई थी, आगे चलकर वो फिल्मों में चला गया। तो एक बार मैंने उसे पूछा था, तुम ये हीरोइन के पीछे हीरो दौड़ता है, बस स्टॉप पर ट्रेन में गाना गाता है, ये पगलापन नहीं है? ऐसा कोई होगा तो लोग पीटेंगे। तो उसने बोला बिल्कुल पीटेंगे, अगर सच्चा हो तो। ये तो दिखावा है ना, ये तो दिखावा है, लेकिन इसी से हमारा धंधा होता है। उन्होंने धंधा कैसा होता है? बोला कोई भी जवान लड़का है उसको हेमा मालिनी को आलिंगन देना है, नहीं दे सकता। अगर धर्मेंद्र दे रहा है तो खुद को धर्मेंद्र में ढूंढता है और उसके लिए रिपीटेड फिल्म देखता है। हम उसके पैसे हमारे जेब में आए इसलिए ऐसी फिल्में, ऐसी सिचुएशन दिखाते हैं। तो धुरंधर बिल्कुल वो है। हमारे में बहुत सारे लोग हैं, दिल चाहता है साला घुसकर मारेंगे पाकिस्तान को। तो वो जो चाहता है वो उस रणवीर में खुद को देखता है।
वो खुद को दिखता है। तो फिल्म धुरंधर की जो कहानी है, उसे असलियत कितनी है, समय टाइम क्या है, टाइमलाइन क्या है, वो मत ढूंढो। वो जो माहौल फिल्म ने बनाया है, वो माहौल अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है। तो इसलिए जो लोगों के दिमाग में था, वो पर्दे पर जब लोग देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। फिल्म के लिए पैसा कितना आएगा, कितना करोड़ इकट्ठा करेगी, इस पर मुझे इम्पोर्टेंट नहीं है। उसने जो इम्पैक्ट जनमानस पर बनाया, आपको याद होगा इस साल के आरंभ में छावा आई थी, छावा ने जो धमाल उड़ाई थी। बिल्कुल। वो नॉर्थ के बच्चे बच्चे गुस्से में थे, यार ये हमारा हिंदू राजा हमें क्यों नहीं बताया गया, क्यों स्कूल में संभाजी राजा हमको क्यों नहीं सिखाया गया। उसका जो गुस्सा था वो इम्पोर्टेंट था। तो फिल्म जो माहौल बनाती है, एक धुरंधर ने क्या दिखाया बात छोड़ दो, लेकिन बहुत सारे नैरेटिव उसने जमीन दोस्त कर दिए, गाड़ दिए बहुत सारे नैरेटिव, और चुपचाप लाइन में आकर खड़ा रहना पड़ रहा है। जावेद अख्तर को हो और बहुत सारे हैं, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, उनको भी लाइन में आकर खड़ा रहना पड़ रहा है कि भाई तारीफ तो करनी पड़ेगी, नहीं तो बचा कुचा धंधा भी निकल जाएगा। तो आपने जो राम गोपाल वर्मा हो या और कोई शाहरुख खान या करण जौहर वगैरह की रिएक्शन आप समझा रहे ना, वो बोल रहे कि हम फिल्म इंडस्ट्री के राहुल गांधी नहीं बनना चाहते, ये समझो। ये धर को नहीं मान रहे, धुरंधर को मान रहे, उसमें भी धर है। तो ये फिल्मों के पर्दे पर हम मोदी का एक अलग रूप देख रहे हैं। और मोदी एक नहीं होता ना, मोदी अनेक रूप में होता है। मोदी एक मोटिवेशन है, पार्टी के लिए वो नेता होगा, आपके लिए मेरे लिए मोदी नेता नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है। हमारे लिए वो मोटिवेशन है कि वो हमारे मन में आशा जगाता है कि भाई हो जाएगा, कर सकते हैं। आपको याद है वो गर्ल्स क्रिकेट टीम जीत कर गई थी, तो प्रधानमंत्री से मिलने गई, तो वो लड़की ने क्या कहा था कि हम 17 में भी आए थे, लेकिन उस वक्त कप नहीं था हमारे पास, ट्रॉफी नहीं थी। आज ट्रॉफी लेकर आए, लेकिन उस वक्त आपने हमें मोटिवेट किया था। तो ये बात समझना जरूरी है। धुरंधर बनी तो कैसे बनी है, उसके साथ देखो गांधी जी का एक कई मैंने कोट पढ़ा है, फाइंड द पर्पस मीन्स विल फॉलो। तो मीन्स अपने आप इकट्ठा हो रहे। अब ये गधे ढूंढेंगे कि अरे इसमें कोई आरएसएस वाला है, उसमें कोई आरएसएस वाला है। अरे आरएसएस वाला क्या, पूरा देश आरएसएस ही है, क्योंकि आरएसएस हिंदुत्व को लेकर चल पड़ा है। हाँ, लोगों तक पहुंचने में 100 साल निकल गए, लेकिन जड़ जड़ तक पहुंच रहा है। और वो जब दुर्गोचर होता है, आविष्कृत होता है, तब कोई फिल्म बनेगी, अलग अलग रूप में बनेगी। कभी वैक्सीन वॉर बनेगी, कभी केरला फाइल्स बनेगी, लेकिन बन रही। तो मैंने अभी फिल्म नहीं देखी है। बहुत सारे लोग बोलते बिना देखे बोल रहा है, बिल्कुल देखो, क्योंकि मैं उस माहौल में हूं। उस फिल्म ने जो माहौल बनाना था वो अगर बन चुका है, तो मुझे देखना न देखने से फर्क नहीं पड़ता। मैं माहौल देखना चाहता हूं, उससे बनी हुई साइकोलॉजी देखना चाहता हूं, और वो मुझे दिख रही है। अब इसके लपेटे में बंगाल आएगा, तमिलनाडु आएगा, असम आएगा, केरला आएगा, देखते रहो। आपने देख ली ओंकार जी? मैं कल जाऊंगा साहब देखने के लिए। अच्छा। लेकिन मैं तो 2004 से एक धुरंधर को देख रहा हूँ, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो भी तो धुरंधर है, जिसने अकेले नहीं पार्टी का सत्यानाश कर दिया।
लोगों का कहना है कि साहब कि ये बीजेपी ने बनवाई है फिल्म। देखे, लोगों का तो काम कहना है साहब, वो तो हर अच्छी से अच्छी बात, प्रभु राम को तो बख्शा नहीं आलोचकों ने, उनको भी तो क्रिटिसाइज किया है। तो हर अच्छे काम, चाहे वो मर्यादित ही क्यों ना हो, उसको भी लोग अपने आलोचना के केंद्र में ले ही आते हैं। पर राहुल गांधी के योगदान को भी आप उसी श्रेणी में लेके आए साहब, धुरंधर की श्रेणी में। मेल्ट डाउन बहुत जबरदस्त है, देख रहे हैं ना हम। अभी थोड़ा सा और समय गुजरने दीजिए संजय जी, तब देखिएगा क्या हालत होगी। अभी इन्होंने अपने कपड़े नहीं फाड़े हैं, अच्छा। अभी ये लोग अपने कपड़े भी फाड़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो लोग ये अनिष्ट होते हुए देखना चाहते थे, वो सब अब कुंठित हो गए हैं, हताश निराश हैं। आपको याद है जब कोविड काल चल रहा था तो राहुल गांधी ने एक मुहिम शुरू की थी, कुछ सो कॉल्ड जाने माने अर्थवेत्ताओं, अर्थशास्त्रियों को बुला करके इंटरव्यूज करने शुरू किए थे। और उस समय कुछ लोगों के हवाले से बाद में राहुल गांधी ने कहा था कि ऐसी आर्थिक सुनामी आने वाली है और ये तबाह हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि सब लोगों के रोजगार छिन जाएंगे। मुझे लगता है कि विकसित से विकसित देशों ने उस तरह का अर्थ प्रबंधन नहीं किया जैसा हमारी सरकार ने किया, मोदी सरकार ने किया। जब लॉकडाउन खोल भी रहा था, खोलने की प्रक्रिया में आ गया था, तब सबसे पहले कौन कौन सी लघु सीमांत उद्योग इकाइयों को शुरू किया गया, जो इंटीरियर में थी। बहुत कुशलता के साथ में उस अंधकार से बाहर निकाल करके लाना, हर चीज को, पूरे देश को कम से कम नुकसान होने देना, कम से कम नुकसान। और तभी से ये स्कीम शुरू हुई थी 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की। और बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे जिस समय वो जनधन खाते खोले जा रहे थे, लेकिन लोगों की जान बची तो केवल इसलिए कि लॉकडाउन के बावजूद लोगों के खातों में कम से कम पैसा पहुंच रहा था, जो रोजमर्रा के उनके खर्चे थे उनके लिए पैसा पहुंच रहा था। तो वो घरों में जरूर बैठे थे, मजबूरी थी, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक या मानव जनित एक ऐसी आपदा थी जिसमें पूरा विश्व हिल रहा था। लाखों के मरने की सूचनाएं अमेरिका जैसे विकसित देशों से आ रही थी। तो ऐसे में अगर यहाँ पर लोगों की जान बची है, लोग सरवाइव कर पाए हैं, हमारी अर्थव्यवस्था डगमगाई नहीं पूरी तरीके से, बल्कि आज अगर देखें तो बहुत सारे देश तो अभी तक नहीं उबर पाए उस मार से, और हम 8% के आसपास ग्रो कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सीख किसी के लिए हो सकती है। लेकिन जो मैं कह रहा था कि ये वो धुरंधर हैं जिन पर जॉर्ज सोरोस यकीन करता है, ये वो धुरंधर है जिन पर शायद चाइना भी विश्वास करता है, और ये सोच करके विश्वास करता है कि ये ऐसे खानदान से हैं या ऐसी पार्टी को हेड कर रहे हैं जो बरसों तक इस देश में सत्ता में रही है। तो ये कुछ कर सकते हैं। कुछ क्या कर सकते हैं? जब से मोदी जी ने हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया है, तब से बहुतों की चूल्हे हिली हुई हैं, क्योंकि अधिकांश ताकतें भारत को एक बड़े बाजार के रूप में ही देखती आई हैं। ये एक सजीव जीवंत राष्ट्र है, यहाँ एक समृद्धशाली संस्कृति है, यहाँ की जो मेधा है
वो विश्व को एक दिशा दे रही है, ये नहीं मानते थे ये देश। इनको लगता था कि संभावनाओं का बाजार है, जो भी उत्पादन करेंगे वहां खपा देंगे और हम अपनी अर्थव्यवस्थाओं को भारत के सहारे आगे बढ़ाते रहेंगे। अब मोदी जी जब से आए हैं तब से उन्होंने कहा कि हम तो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। अभी आप देखिए ना कितना बड़ा चैलेंज है। विमान बनकर के तैयार हैं, अमेरिका इंजन नहीं दे रहा है, तो ये भी एक चुनौती है मोदी जी के सामने। तो उन्होंने संकेत दे दिए, हमारे रक्षा मंत्री ने संकेत दे दिए कि 2026 में ये भी काम हो जाएगा, यानी अपना इंजन तैयार हो जाएगा। जी। तो दो तरह के लोग हैं साहब, एक अलग तरह का धुरंधर है, तो जो एक भाव ने बताया कि एक मोदी जी के रूप में हम धुरंधर देख रहे हैं, हर चुनौती का सामना करने को तैयार, चैलेंज के रूप में। वो तो हम तो बचपन से सुनते आए हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो अगर जरूरत है और देश हमें टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे, इंजन नहीं दे रहे, तो अपना बनाएंगे। जब हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने यान को उतार सकते हैं, जहां दुनिया ने आज तक नहीं उतारा, तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। जी। भाव आज प्रधानमंत्री कोलकाता में थे, उनको मथुरा क्षेत्र में जाना था रैली में, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया, तो उन्होंने फिर उसको वर्चुअली एड्रेस किया। लेकिन उस रैली में पहुंचने के लिए आज मैं देख रहा था, अमित मालवीय का ट्वीट था कि रास्ते में जगह जगह सड़कों पर अवरोध कायम किए गए थे, जिससे कि लोग रैली में ना पहुंच पाए। वो अलग बात है कि रैली में प्रधानमंत्री स्वयं कोहरे के कारण नहीं पहुंच पाए, हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया। तो ये क्या दिखाता है? रुकेगा नहीं साला, कुछ भी करो, ये रुकने वाला नहीं है। वो जो कुछ है ना ऐसा करते, झुकेगा नहीं साला, तो ये रुकेगा नहीं साला, ये पहले समझ लो। और एक बात होती है, मोदी के सामने चैलेंज खड़ा करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप उसको जो चाहिए वो दे दो, तो खुद की इन्वेंट नहीं करेगा, वो खुद की इन्वेंट नहीं करेगा। और जब आप खुद के लिए इन्वेंट करते हो ना, तो आप राजा बन जाते हो। आपको किसके वैलिडेशन की या रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं रहती। तो जितनी कोशिश करे, ममता है या बाकी सारे लोग कोशिश करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ऐसे कोई रैली के लिए जाने में आप अड़ंगे लगाओगे या कठिनाइयां पैदा करोगे, तो वो पहुंचेगा। अभी टेक्नोलॉजी इतनी फैली हुई है कि कोरोना में पूरी दुनिया बंद थी, तब भी यहाँ की इकोनॉमी, अभी ओमकार जी बता रहे थे, चला रहे थे, तब मुझे याद है कि मेरा तो यूट्यूब चैनल ही कोरोना के कारण शुरू हो गया। मैं फंस गया था घर में और फेसबुक लाइव कर रहा था, तो हमारे भांजे ने बोला कि यही यूट्यूब पर डालते, और शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी को रोकना मुश्किल है, क्योंकि वो करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, उसको आप नहीं रोक सकते। और राहुल गांधी कुछ करना ही नहीं चाहते, इसलिए बहाना ढूंढना पड़ता है। तो जिसके सामने आप खड़े हो, उससे लड़ना है, तो उसको समझ लो पहले। ये लोग समझना बिल्कुल नहीं चाहते। अब देखो बिहार में जिस तरह से हार हुई, उसके बाद क्या आत्म परीक्षण हो गया। मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था कि जो पहली कोर ग्रुप के राहुल गांधी की मीटिंग हो गई, उसमें इसके बाद आने वाले राज्यसभा में किस किस का नंबर लगेगा, इस पर मीटिंग हो गई। यानी राज्य जीतने की जरूरत नहीं, उस राज्य से राज्यसभा पर कौन जाएगा, उस पर आत्मचिंतन हो रहा है। और मोदी जी का भरोसा सिर्फ पार्टी पर नहीं, देश की जनता पर भी है हमारा। मैंने बीच में कहीं शायद ओमकार जी के साथ बात करते हुए कहा था
कि आत्मनिर्भर का मतलब भी समझो। हमारा हर जिला, हर तहसील, कई तौर पर अपना अपना गांव भी आत्मनिर्भर है। हमारे सातारा वेस्ट या नासिक वगैरह इलाका है जहाँ ज्वार चलती है, तो गांव में पैदा होती है ना। कहीं असम से हमारे लिए ज्वार नहीं आती। तो आत्मनिर्भर है ये, इसी को जो चालना मोटिवेशन दिया है मोदी ने, तो आत्मनिर्भर बनना तो तय था। पहली बार इस देश ने अपना वैक्सीन बनाया और 50-100 छोटे मोटे देशों को दे दिया। आज वो देश हर चीज में खड़े हो जाते हैं। और बीच में आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि यूनो भी टूटेगा इसके सामने, यूनो भी टूटेगा। और कल मैंने कई एक इंफॉर्मेशन पढ़ी है कि यूनो के जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसका बजट घट गया है, क्योंकि भारत उसको उतना पैसा नहीं दे रहा है जितना पहले देता था। तो उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट रोकने पड़ रहे। तो ये यूनो की मृत्यु घंटा की सुगबुगाहट मैं मानता हूं। तो ये उस वक्त से शुरू हो गई थी जब हमने फ्री वैक्सीन छोटे मोटे 50 देशों को दिया था। तो मोदी का टारगेट कहाँ है, और हम उसको बिहार में या असम में या केरल में देखेंगे तो सही नहीं होगा। ये धुरंधर जहां जाएगा अपना झंडा गाड़ कर ही आएगा। फिर वो पाकिस्तान हो या यूनो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीतने वाले को, हमारे मराठी में एक बहुत बढ़िया गाना है, गगन ठेंगणे, यानी आसमान भी छोटा हो जाता है, इतनी हमारी जीतने की आकांक्षा है। तो मोदी के सामने आकांक्षा का है। देखो, आप बचाना चाहते हो, मोदी बचाना नहीं चाहता, मोदी जीतना चाहता है। और इसलिए उसके सामने आपको लड़ना है तो आपको उसकी ताकत आजमानी पड़ेगी, उसकी ताकत कहां है वो देखनी पड़ेगी। आज का पूरा अपोजिशन है वो मीडिया डिपेंडेंट हो गया है, और मीडिया खालसा हो गया है। मीडिया की ताकत जनमानस पर, हुकूमत कैसे चलती है तो हमारे पास मीडिया है, मीडिया की ताकत वो बची नहीं है, और अपोजिशन मीडिया पर डिपेंडेंट है। और मोदी मीडिया से भी इंडिपेंडेंट है, रोज उसको गाली मिल रही है लेकिन परवाह नहीं है। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि आप कोलकाता में उसको रैली में आने से रोकोगे तो क्या होगा? टेलीकॉन्फ्रेंस हो सकती है। एक दिन आपको याद होगा 20 या 22 मार्च 2020 उन्होंने बोला था कि भाई 2 दिन के बाद 1 दिन का जनता कर्फ्यू करो कोरोना के खिलाफ, और वो कर्फ्यू सक्सेसफुल हुआ। उससे जो मोटिवेशन जनरेट हुआ, उससे पहले 50 दिन का लॉकडाउन डिक्लेयर किया था। तो वो क्या घर घर गए थे? किसी शिवाजी पार्क पर, गांधी मैदान गए थे, रामलीला मैदान गए थे? नहीं। टीवी पर आकर उन्होंने एक अपील किया था कि 1 दिन 12 घंटे के लिए सुबह से लेकर शाम तक जनता कर्फ्यू चाहिए, पुलिस रोकेगी नहीं, आपको अपना अपना करना है। लोगों ने करके दिखाया, आपको याद होगा। और थालियां बजाते बजाते लोग टीवी की जो क्या होती है वो भी छतरी, वो पीटने लगे। कहां तक गए थे एक्साइटमेंट। तो ऐसे ही इंसान को कहीं रोकने से वो रुकेगा नहीं। उसके उतनी ताकत इकट्ठा करो और लड़ने के लिए डटकर खड़े रहो। निगेटिविटी से पॉजिटिविटी हराई नहीं जाती। ये जिस दिन हम इनको समझ में आएगा उस दिन वो मोदी के साथ असलियत में लड़ पाएंगे। और ये आज की बात नहीं है। आप देखो, मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने उस वक्त का कोई भी कांग्रेस का या बीजेपी का कोई भी नामचीन नेता आज गुजरात में बचा नहीं है। फेसलेस पॉलिटिक्स हो गई है गुजरात की। और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, उड़ीसा हो, अरे
14 मुख्यमंत्री है बीजेपी के, आप 5 नहीं लगातार बोल सकते नाम। तो ये इंसान पॉलिटिक्स कहां लेके जा रहा है, और आप नाम पर अड़े हो उसके खिलाफ कि नहीं नहीं इसको छोड़कर नहीं जा सकते, गांधी परिवार को छोड़कर कांग्रेस नहीं चल सकते। रे क्या बात कर रहे हो? तो जो आकांक्षा मोदी के पास है वो उनको धुरंधर बनाती है, और धुरंधर के सामने आप टिक नहीं पाते। हाँ, ये छोटी मोटी बचकानी हरकतें, मुझे लगता है कि अगर हेलीकॉप्टर से नहीं आ पाए तो कार को रास्ते पर अड़ाना वगैरह होगा तो कोई बात नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं। ममता बचने वाली नहीं है। लेकिन एक SIR के जो भी डिटेल्स आ रहे हैं उसमें ये पता चल रहा है कि यद्यपि ये जो 58 लाख एक्सक्लूड किए गए हैं और जो अनमैप्ड हैं, उस अनमैप्ड में मथुआ की बड़ी संख्या है और अर्बन वोटर्स की ज़्यादा संख्या है, और रूरल एरियाज में लोग कम एक्सक्लूड हुए हैं, और ममता दीदी ने चुपचाप काफ़ी कुछ मैनेज कर लिया है। और अभी भी जो अनमैप्ड हैं और जिनको ये कहा गया है कि आपके पास 2002 का डेटा नहीं है और उसको दिखाइए, उनके सबके पास पासपोर्ट है। ये मैं बिल्कुल अंदर के सोच से बता रहा हूँ, अंदर का सोर्स। और इस पे मैंने वीडियो किया था, मैंने ECI को, इलेक्शन कमीशन को कहा कि भैया इसमें ये तो डालो कि जिस किसी के सारे डॉक्यूमेंट सिर्फ 1 साल के या 2 साल के हैं तो उनका जो है वो रीवेरिफिकेशन स्ट्रिक्ट होगा, स्ट्रांग होगा। अभी तक कुछ किया नहीं है। वहां लोग भी कंफ्यूज्ड हैं कि भाई ये सबको पता है कि ये बांग्लादेशी है, लेकिन सबके पास पासपोर्ट है। नहीं, इसकी भी कोई स्कीम होगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर नहीं बताई जाएगी। देखो, CAA और NRC के एक बात आपको बता दूं इसमें, ये बात मेरे को जो लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लोग कर रहे हैं, ये उनका कंफ्यूजन है, उनको क्लैरिटी नहीं दी जा रही, वो कंफ्यूज बैठे हैं कि भाई क्या किया जाए। मैं अंदर की खबर बता रहा हूँ आपको, मैं ठीक है, कॉन्फ्रेंस मैं वाली बात वो नहीं, ये अंदर की खबर है। मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि CAA और NRC को रोकने के बाद जो SIR का तरीका लाया गया है, तो उस पर जो प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे, उस पर क्या सॉल्यूशन हो सकता है, शायद वो भी पहले से सोचा गया होगा, हमें पता नहीं। और जो इम्प्लीमेंट, क्योंकि अभी बंगाल और असम के चुनाव का चुनाव है, उसको 5 महीने अभी है, टाइम है, तो बीच में आने वाले बहुत सारी चीजें होगी। और एक बात होती है कि जो हमें समझाने के लिए अगर कोई बोलेगा और सामने वाला अगर सावधान हो जाए तो उसको तो सावधान नहीं करना है। आपको बता दूं, आपके साथ बात करते हुए पहली बार मैंने चिकन नेक पर बोला था, वो तो मेरा लॉजिक था, वो मेरा अंदाजा था, मेरे पास कोई हार्ड फास्ट इंफॉर्मेशन नहीं थी। और बाद में मैंने भी बनाया, अपने अलग एक वीडियो बनाया, लेकिन 2 दिन में मेरा कान किसी ने पकड़ा और बोला, भैया ये क्यों बोल रहे हो अभी? अरे पैर तो जमाने दो यार। तो मैंने उसके बाद चिकन नेक पर बोलना बंद कर दिया। आपको याद होगा कि मैंने बोला था चिकन नेक है ना, वो गेंडा नेक बन रहा है, ये मैंने बोला था। तो उसके बाद मैंने उस पर बोलना बंद कर दिया, क्योंकि जो लोग हैं उनको मालूम है कि ये साला सिर्फ लॉजिक पर बोलता है, हार्ड एंड फास्ट एविडेंस नहीं होता है। लेकिन अगर वो मैं जो बोल रहा था वो सच है, इसका वो कंफर्मेशन था, लेकिन मैंने वो स्वीकार किया कि अगर दुश्मन को फायदा होगा तो मुझे इस पर मौन रहना जरूरी है। उसके बाद मैंने उस पर चिकन नेक पर बोलना छोड़ दिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज हमारे सामने नहीं है और सामने आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लेवल पर बहुत कुछ चल रहा है। मैंने आपको जाते जाते एक हिंट दे दी कि यूनो के बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के प्रोग्राम और स्कीम्स बंद करनी पड़ी है, तो ये भी हो रहा है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया
कि ये इंसान धुरंधर हमारा ये यूनो भी तोड़ेगा। शायद आगे चलकर मुंबई अगला न्यूयॉर्क होगा, जहां नए यूनो की बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। लेकिन इस पर आज ज्यादा बोलना सही नहीं होता, इसलिए जो है वो है, मैं मानता हूं। और सामने वाले को इसमें जो त्रुटि है, खामी है, वो तो निकालनी चाहिए। वो कौन अपने ममता दीदी को इसमें खामियां क्या है निकालनी चाहिए। लेकिन ये खामियां हम दूर कर रहे हैं, इसकी चर्चा नहीं होगी। और मैं मानता हूं कि बंगाल, आज भी मैं आपको, मेरी जानकारी जितनी है और मेरा लॉजिक जितना चलता है, उसके आधार पर बोल रहा हूं कि ममता बंगाल में हार रही है। जी हाँ, ये तो आप तो 150 पहले ही दे चुके हैं ना बीजेपी को, हाँ आपका तो यही बिल्कुल प्रेडिक्शन बिल्कुल, मैं उस पर पक्का हूं, यानी वो ने अभी बदला है। ओंकार जी। जी, बंगाल के बारे में, चुनाव के बारे में, एसआईआर के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एसआईआर जो अभी तक आंकड़े आए हैं, सरकारी जो आंकड़े आए हैं, चुनाव आयोग के जो आंकड़े आए हैं, उसमें तो जिन 7 राज्यों में अभी एसआईआर कंप्लीट हुई है, वही करीब 3 करोड़ के आसपास नाम काटे जा चुके हैं। 7 राज्यों में ही 3 करोड़ नाम काटे जा चुके हैं। अभी 5 राज्य तो इस प्रक्रिया के ही बचे हुए हैं, और इन 5 में उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी वोटर्स के नाम कट गए मैक्सिमम। 5 राज्यों में 3 बड़े राज्य हैं साहब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि योगी जी ने पता नहीं, योगी जी ने तो फिर इमरजेंसी लगाई ना, और इमरजेंसी लगा के उत्तर प्रदेश का जो एक्स्ट्रा टाइम लिया है वो योगी जी के प्रयासों से ही लिया गया है, क्योंकि भाजपा के जो लोग थे वो आराम से बैठे हुए थे कि सब कुछ जो है वो प्रशासन कर लेगा, हमें क्या करने की आवश्यकता है। लेकिन उसके ये बाद भी फिर मुझे, उन्होंने सबको चाबुक लगा के सबको काम पे लगाया। वैसे हकीकत ये है कि अभी भी संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी उतनी सक्रिय नहीं है जितना उसको होना चाहिए, और यही गलती उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से सीटें घट करके 62 से 33 पर आ गई। इस बार एसआईआर के मामले में भी, मैं तो अपनी कॉलोनी की बात कर रहा हूँ ना, जहां मैं रहता हूँ, कोई बीजेपी के लोग नहीं आए। ये पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, ये बूथ प्रमुख की बात करते हैं, ये तमाम तरह की बातें करते हैं। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनके पास कोई बीजेपी का बंदा नहीं आया कि भाई आपका एसआईआर का फॉर्म फिलअप हुआ है, नहीं हुआ है, जमा हुआ है कि नहीं जमा हुआ है। तो ये जो संगठन में सुप्त अवस्था है, ये तो सभी इसके जगह लिए, है, हमारे यहाँ भी नहीं आया। वो तो बीएलओ जो था राजस्थान में, एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव था, इसलिए हो गया आराम से, जी, वरना बीजेपी की तरफ से कोई नहीं आया, किसी ने संपर्क नहीं किया। और बीएलओ का भी ये है कि किसी एक गली में जाकर के बैठ जाता है अपनी टीम के साथ, जिसको आना है वहां आ जाओ। तो ये जितना भी एसआईआर का प्रोग्राम चल रहा है, दावे बहुत किए जा रहे हैं कि सब कुछ साफ सुथरा हो रहा है, हो भी रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें जितनी सक्रियता और जितनी सजगता बरती जानी चाहिए वो कहीं दिखाई देती नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि 4 करोड़ नाम उड़ रहे हैं और इनमें से अधिकांश बीजेपी के हैं, मैं इससे भी इसका भी समर्थन नहीं करता, इससे सहमत नहीं हूं। 4 करोड़ की फिगर बहुत बड़ी होती है साहब, और वो 4 करोड़ बीजेपी के ही जा रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। या तो नींद बीजेपी के नहीं जा रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने एक इस पे वीडियो किया था, और मैंने चूंकि मैं तो लखनऊ में ही है हमारा घर, तो लखनऊ से लगातार ये आ रहे थे कि साहब कि ये बीएलओ तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और ये बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है। जैसे मैं राजस्थान का बताऊं, राजस्थान में बीएलओ की कोई शिकायत नहीं, बीएलओ एक्टिव है। उत्तर प्रदेश में बीएलओ एक्टिव है ही नहीं।
उत्तर प्रदेश में संगठन भी एक्टिव नहीं, बीएलओज भी एक्टिव नहीं। तो जैसे गोमती नगर की एक कॉलोनी है विपुल खंड, पूरी की पूरी कॉलोनी छोड़ दी उन्होंने, सबके सब डाल दिए अनमैप्ड। लो जी, क्योंकि कॉलोनी नई बसी है वो। गोमती नगर की मेन कॉलोनी जिसमें वीआईपीज बसते हैं वो पूरी की पूरी गायब। ऐसे ऐसे किस्से हो रहे। यहाँ खैर कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है, कुछ सस्पेंड भी हुए हैं, और यहाँ एक अलग तरह की डर्टी पॉलिटिक्स भी चल रही है, अंदर ही अंदर चल रही है वो। और यही मैंने बात की थी अनुपम जी के, उधर भी ऐसे ही चल रहा है। तो हाँ, हाँ। ज्यादातर जगह अब जो है वो योगी जी ने इनको झिझोड़ा है, एक्स्ट्रा टाइम लिया है, और अब देखिए क्या होता है। लेट अस सी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जितना हल्ला मचाया गया है कि 4 करोड़ कट रहे हैं और ये सब बीजेपी के हैं, ये सही नहीं है। अरे लेकिन बीजेपी आप के थोड़ा वो तो खैर वो तो थोड़ा अखिलेश ने प्रोपेगेंडा किया है कि सब थोड़ा अलग ढंग से सोचो कि 4 करोड़ कट रहे हैं और बीजेपी के हैं। ये तो कांग्रेस और अपोजिशन के लिए खुशखबरी भी हो सकती है ना। तो अगले दिन उछल भी रहे थे अखिलेश यादव कि बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। हाँ, वो तो इसी के लिए शायद ये खबर आई होगी। देखो, हर तरीके से देखना, हर तरीके से देखना। अब ये हम कर रहे हैं तो आपको काटने के लिए ना, आपको खुश करने के भी लिए कुछ कर रहे हैं। असल में कटे हैं कि नहीं आपने नहीं चेक किए ना, संजय जी ने किए, लेकिन सामने वाला तो खुश हो गया ना। सामने नहीं, वाला मैं तो तो खुश हो। राजस्थान के तो चेक किए मैंने, तो राजस्थान का तो मैं आपको नहीं नहीं, बता ही रहा हूँ। आप बात यूपी की कर रहे हैं। नहीं, यूपी में अब जो इसमें मेरे सोर्सेज ने बताया है उसके बारे में मैंने जब मैंने वीडियो किया तो उसके बाद उसको सपोर्ट करते हुए हजारों कमेंट्स आए। नहीं, अगेंस्ट बिल्कुल में एक भी नहीं आया, सब सपोर्ट करते ही आए हैं कि आप सही कह रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो चूंकि उत्तर प्रदेश में बैठा हूं और मैं देख रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं वो मैंने बताया कि यहाँ पर लापरवाहियां हैं बीजेपी संगठन के स्तर पर भी और बीएलओ के स्तर पर भी। बीएलओ भी एक जगह बैठ जाता है। अब हमने ऑनलाइन जो है अपने फॉर्म फिलअप किए हैं। ऑनलाइन करने में ये हुआ कि शायद फोटो अपडेट नहीं थे, तो बाद में फॉर्म को डाउनलोड किया, उस पर फोटो चिपकाए, बीएलओ के हवाले किए गए। उसको बताया गया कि ऑनलाइन फोटो नहीं फिलअप कर पाए थे, ये होगा। अभी मैं 2 दिन पहले चेक कर रहा था, अभी तक वो अपडेट नहीं किए गए। तो ये चीजें कौन करेगा? सवाल ये है ना। ये तो ठीक है कि अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में समय है, तो अभी जिन लोग जो है वो बाद में चेक करके अमूमन जो है ना बीजेपी का वोटर बड़ा आत्मसंतुष्ट सा रहता है, वो चेक वेक करता नहीं है, वो बाद में जाता है बूथ पे और कहता है कि साहब अरे हमारा नाम नहीं आया। वो बिहार का वोटर बड़ा ही इस मामले में चतुर है। नो, बिहार में इमीडिएट इलेक्शन था ना। या अदरवाइज भी बिहार में वोटर बहुत कॉन्शियस है। उत्तर प्रदेश में शहरों में खास तौर से मामला ढीला है। तो चलिए आज की वार्ता को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, भाऊ को, ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।